वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ चल रही थी, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ के अंदर हमने स्टार्ट किया था हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर भी अगर हम बात करेंगे तो हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली मेटल, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें मैंने कंटेंट लिया था, लेकिन टेक्निकल इश्यूज़ के कारण अपनी क्लास आधी रह गई थी, तो मैंने उससे पहले वाले लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा अपना जो था एल्कली मेटल का जो सिंपल स्ट्रक्चर था वो एक्सप्लेन कर रखा है सिंपल स्पेक्ट्रा के बिहाफ पे। अब जो हमारा बचा हुआ है वो बचा हुआ था इसका फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर फाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, उससे पहले इसी लेक्चर के अंदर एक बार वापस से हम सिंपल वाला समझ लेते हैं ताकि हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत ही स्पीडली से हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली मेटल हमने बात की, तो हमने ये बोला था कि ये जो स्पेक्ट्रा है, ये स्पेक्ट्रा हमारा सिमिलर होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के, ठीक है, सिमिलर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हमें जो है स्पेक्ट्रा पढ़ने में दिक्कत हो। सिर्फ हमने इतना बोला था कि अगर कोई चेंज आता है तो वो चेंज आता है उसके एनर्जी लेवल्स के अंदर। हम वहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स की बात करते थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के अंदर, वो वहाँ पे हम डीजेनरेट लेवल्स बनाते थे। सपोज अगर ये मैंने 1s बनाया है यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे बनाती थी, ठीक है। क्यों बनाते थे? क्योंकि हमें ये पता है कि हाइड्रोजन के पास केवल 1s ऑर्बिटर और एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो वो केवल 1s में ही आके अपना स्टेबल रह सकता है, उसको आगे जाने की नीड नहीं है। इसीलिए बाकी के ये जितने भी हमारे, चाहे से 2s हो, 3s हो, है ना, 3s इस तरीके से, तो 2p इधर होता था हमारा, है ना। अब इधर, ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं हमारा, तो 3s हो गया, 3p हो गया, 3d हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे एक ही एनर्जी लेवल के अंदर बनते थे, जो कि हमारे डीजेनरेट लेवल होते थे। प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज़ देख चुके हैं। सिर्फ मैंने इतना कहा था कि अगर अपन को अब एल्कली मेटल का स्पेक्ट्रा देखना है तो उसके अंदर जो था वो हमें केवल और केवल क्या था कि हमें इनके एनर्जी लेवल्स के ऑर्डर के हिसाब से चलना होगा, और वो जो एनर्जी ऑर्डर था वो मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता दिया था। इस लेवल के अकॉर्डिंग हमें चलना था। रीज़न क्या था? क्योंकि जो है हमारे एल्कली मेटल्स, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसा नहीं है ना कि एक ही इलेक्ट्रॉन है। हमने तो ये बोला कि एल्कली मेटल है, मैं सोडियम की बात करूँ, मैं लिथियम की बात करूँ, मैं पोटेशियम की बात करूँ, रुबिडियम की बात करूँ, सीजियम की बात करूँ, सारे के सारे जितने भी है वो हमारे शेल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, है ना। अभी यहाँ पे हमारा ये था कि देखो, लिथियम 2s1 था, 3s1, 4s1, तो इससे पहले कि आउटर मोस्ट कहीं ना कहीं पे हमारे फिलअप होंगे, और वो फिलिंग कैसे होगी? हमारी एनर्जी शेल्स के डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही फिलिंग होती है। तो इसी वजह से हमने कहा कि हमारे हाइड्रोजन जो होते हैं वो तो उसके जो एनर्जी लेवल्स है वो हमारे डीजेनरेट लेवल पर रहेंगे, और बाकी जितने भी हमारे अदर मेटल्स हैं उनके जो लेवल्स है वो हमारे डीजेनरेट नहीं रहते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी इतनी बात, है ना। अब हम आगे चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि मैम था क्या। तो देखो, जब अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की स्टडी की थी तब वहाँ पे अपन को कुछ और स्ट्रक्चर्स मिले थे। स्ट्रक्चर्स के लाइंस मिली थी। लाइंस क्या क्या थी? बामर थी, पाशन थी, लाइमन थी, पीफुंड थी, ब्रैकेट थी। इस तरीके की हमें ट्रांसमिशन लाइंस मिली थी। ट्रांसमिशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है और वापस अपनी एक्साइटेड स्टेट से नीचे लेवल पे आना चाहता है, अपने लोअर एक्साइटेड स्टेट में या अपने ग्राउंड स्टेट में, तो वो जो है वो कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसमिट करता है, और वो जो एनर्जी या लाइंस निकलती है वो अपन को एक नया स्पेक्ट्रा प्रोवाइड करवाती है। उसी स्पेक्ट्रा को हमने हाइड्रोजन में वेरियस नाम दिए थे और लाइंस का नाम दिया था। इसी तरीके से हम हमारे एल्कली मेटल के जब स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो कुछ और लाइंस मिलती हैं, जिसमें प्रिंसिपल लाइन, शार्प, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल, ये 4 तरीके की लाइंस हमें वहाँ पे मिलती थी, ठीक है। अब अगर हम देखो तो हमने ये भी पढ़ा था कि इसको कैसे करते हैं। P है, ठीक है, P लिखो, P के आगे N लिख दो, ठीक है। N इज आवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जहाँ से हमारा ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। कहाँ तक लेके जाना है? 3s तक। अब s क्यों बोला? तो भाई हमने जो सिलेक्शन रूल लिखा था, सिलेक्शन रूल में हमने यही चीज़ लिख रखी है कि जो हमारा डेल L होता है वो प्लस माइनस
1 होता है, मतलब चेंज जो आएगा हमारे एजीम्यूथल के अंदर वो चेंज आता है हमारे +-1 का। ठीक है, ये तो हमने इधर इसीलिए कहा कि यहाँ पे जो जाएगा वो P से S जाएगा। P से S का चेंज कितना होता है 1, P 1 के ऊपर लाई करेगा और 0 पे लाई करेगा, तो कितने का चेंज आ जाएगा हमारा 1 का चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम बात करें हमारे देखो NS से, यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि जो हम यहाँ लिख रहे हैं उसका फर्स्ट लेटर यूज करना है हमें। ठीक है, तो शार्प लाइन लिखी ना मैंने, तो शार्प से क्या मिला हमें S मिल गया। अब S को कहाँ तक गया हमारा P लेवल तक, क्यों गया, क्योंकि S से P जाना है, पॉसिबिलिटी क्या है 1 होना चाहिए +-1 जो कि P के साथ ही पॉसिबल है, तो हमारा NS से 3P जाएगा। फिर D की बात करो तो ND से 3P गया, NF से बात करोगे तो 3D गया। ठीक है, ये सिर्फ रिवीजन के तौर पे एक बता रही हूँ। अब हमने ये बोला था कि हमारा n की वैल्यू क्या होगी, हमने यहाँ तो 3 लिख दिया मैम, लेकिन अगर हम बात करें हमारे n की तो n क्या होगा, तो n वो होगा जहाँ से हमें देखो हमें ये पता है कि एनर्जी का एमिशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी हायर स्टेट के अंदर प्रेजेंट होगा, तभी तो वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमें तो ये पता है कि ये हमारी लोअर एनर्जी स्टेट्स हैं। अब लोअर है तो इससे हायर वाली चाहिए होगी हमें। अब हायर कैसे निकालेंगे कि भाई 3s है, 3s से हायर स्टेट कौन सी होती है, 3p होती है, 4p होती है, क्योंकि हमने ये बोला था कि n हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, n के अंदर हमारा कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं थी। तो जब हमारे पास n कोई भी इंटीजर हो सकता है तो उस अकॉर्डिंग हमने ये बोला कि n जो है वो ग्रेटर देन 3 हो सकता है या इक्वल टू 3। इक्वल टू 3 रखोगे तो 3p से 3s ट्रांजिशन होगा, अगर ग्रेटर देन रखोगे तो 4p से 3s का ट्रांजिशन होगा। इसी तरीके से यहाँ पे चेक करते हैं अब n क्या होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल और ग्रेटर देन, क्यों, क्योंकि इक्वल भी कंडीशन अप्लाई हो सकती है और ग्रेटर देन वाली कंडीशन भी अप्लाई हो सकती है ना। तो अब हमने क्या बात करी कि मैम यहाँ पे 3p था, अब मुझे ये बताओ 3p है, ठीक है, 3p एंड 3d, 3d इज द लार्जेस्ट, उसका जो था वो 3p के बाद जो है वो हमारी 3d आती है। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो देखो 3s 3p 3d है ना, 3d अपन 3 लिखते हैं इस तरीके से, लेकिन हायर एनर्जी किसकी है, अपन को तो s से चलना है, कहाँ से चलना है अपन को, तो s से चलना है, तो s क्या लोगे, अब 3s तो ले नहीं सकते क्योंकि 3s तो 3p से भी नीचे है, तो यहाँ से तो नहीं ट्रांजिशन होगा, अबव होगा, तो अबव के लिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी हमारी ग्रेटर देन 4। ठीक है, उसके बाद बात करें हम हमारे nd की, तो देखो nd से 3p ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे अब 3d भी हाई लेवल में है, 3d से और कोई भी हमारा हाई लेवल हो सकता है, 4d 5d 6d इस तरीके से हमें मिल सकते हैं। तो n यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ये कंडीशन समझ के हम लिख सकते हैं कि वहाँ पे हमें क्या चीज़ करनी है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें हमारे n और f की, और वो है हमारा 3d। ठीक है, NF से अब कहाँ जाओगे 3D, 3D तो हमारा लोअर एनर्जी है, तो यहाँ पे N क्या चाहिए होगा हमारा हायर, क्योंकि 3D के पास 3DF तो होता नहीं है। ठीक है, ये तो देखो बेसिक है ना, तो 3DF जब होता नहीं है तो हमें ये पता है कि N क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 4 ही हो सकता है, 3 से ज़्यादा ही होगा। 3 से ज़्यादा की कंडीशन ये है कि 4 5 6 कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल है, तो ट्रांजिशन कहाँ से होगा हमारा NF से 3D तक हमारा ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, ये इतना हमारा हो गया। अब हम इसके सिंपल स्ट्रक्चर को एक बार चेक कर लेते हैं, क्या था हमारा सिंपल स्ट्रक्चर। देखो सिंपल स्ट्रक्चर हमने कल भी बात की थी कि मैंने ये बोला था कि अभी हमने बात करी है कि मैम ये 3s से अगर हमारा p के अंदर जाता है, s2 अगर p जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो लाइंस हमें मिलती है ये क्या मिलती है हमें, प्रिंसिपल लाइंस। ठीक है, और अगर मैंने बात करी कि ये जो है हमारा P से S, ठीक है, देखो कंडीशन ये थी कि P से S आए या S से P आए। ठीक है, एरो जरूर ऐसे है क्योंकि इसने एब्जॉर्प्शन के लिए बनाया है, हमें केवल क्या करना है, एरोस को उल्टा करना है, जहाँ से जो चीज़ इधर जा रही है बस उसको इधर लाके इधर नीचे की तरफ एरो लगा दोगी तो तुम्हारा जो है वो ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रा बन जाएगा। ठीक है,
तो अब हम बात करेंगे हमारे, ये देखो S से कहाँ आ रहा है हमारा P से, तो S से P याद रख लो क्या हो जाएगा, शार्प लाइन सीरीज। ठीक है, उसके बाद देखो कहाँ से आ रहा है हमारा D से P, जो D से P आ रहा था वो क्या था हमारा, डिफ्यूज्ड, और जो F से D आ रहा था वो था हमारा फंडामेंटल। तो इस तरीके से हम हमारे चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ कितना ध्यान रखना है, जो डेटा अभी पीछे पड़ा है बस उसी के अकॉर्डिंग ये स्पेक्ट्रा बनाना है। दूसरी बात ये कि स्पेक्ट्रा में ये देखो हमारे एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे 3s है, 3p, 4s की लोअर एनर्जी क्यों है, क्योंकि अभी प्रीवियस में जब मैंने बताया था कि हमें क्या चेक करना है, हमें जो चेक करना था वो मैंने बोला था 1s हो गया, सॉरी अभी मैंने यहाँ पे ये बनाया था 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 3d है, तो इस अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ समझाई थी। इस अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, ये एनर्जी ऑर्डर्स को सेट करना होगा। अब एनर्जी ऑर्डर कैसे करोगे कि 3p के बाद 4s की एनर्जी होती है, 4s के बाद 3d की, 3d के बाद 4p की, 5s 5p, 4d 4df। अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि मैम यहाँ पे ये एनर्जी लेवल सेम हो गया, ये क्यों डीजनरेट हो गए, क्योंकि जैसे जैसे देखो ये चीज़ शायद पहले भी बात हुई थी, यहाँ तक तो ये चीज़ समझ आ गई। सिर्फ अब क्या ध्यान रखने की मैम, ये एनर्जी लेवल्स के अंदर हमारा कमी क्यों आई है, इसके लिए हम हमारे चलते हैं हमारे, ठीक है, हम अगर बात करें कि मैम ऐसा क्यों हुआ कि हमारे एनर्जी लेवल्स के अंदर चेंज आया, तो देखो एनर्जी लेवल्स के अंदर इसलिए चेंज आया कि हमें ये पता है हमारा एक ही न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की अगर बात करोगे तो यहाँ पे हमारे पास S, P, D और F है। ठीक है, S अगर बात करोगे तो सारे होते हैं P, B, D और F भी हमें मिलेंगे। तो जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जाते रहोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होता रहेगा तो वो क्या कोशिश करेगा, अट्रैक्शन को फील करवाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से एनर्जी गैप धीरे धीरे क्या होता जाता है, नीचे से जैसे ही हम आगे चलते हैं तो हमारा कम होता जाता है। जबकि अगर इधर बात करोगे हायर के अंदर, तो यहाँ पे अगर डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लग रहा होता है, तो एनर्जी उसी अकॉर्डिंग हमारी हाई होती जाती है। ठीक है, देखो दो कॉन्सेप्ट लगते हैं हमारा, जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे क्या करता है, एस और पी को शील्ड करके रखते हैं डी और एफ, जबकि वहाँ क्या होता है, यहाँ इतना शील्डिंग नहीं लगता, इस वजह से हमारे एनर्जी गैप्स क्या हो जाते हैं, लोअर लेवल के अंदर हो जाते हैं। जैसे ये लोअर लेवल के अंदर आते हैं तो इनका जो एनर्जी गैप हायर हायर जाते रहते हो ना, वो कम होता जाता है, कई बार तो लास्ट तक जाते जाते ये डीजनरेट लेवल तक ही आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें इसी अकॉर्डिंग से हमारे डायग्राम्स को भी बनाना है। ये बात हो गई हमारे सिंपल स्ट्रक्चर की, जो हम प्रीवियस क्लास में भी बात कर चुके थे, केवल एक रिवीजन के तौर पे मैंने समझाया था, ताकि आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा फाइन स्ट्रक्चर। अब फाइन स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान होनी चाहिए, जो हमने हमारे हाइड्रोजन के उस पर भी बात की थी। जब हम बात कर रहे थे हमारे हाइड्रोजन की, तो हमने ये बात बोला था कि जब L = 0 होता है, इसका मतलब हमारा S प्रेजेंट होता है ना। L = 0 पे हमने बात की थी, देखो हमें इलेक्ट्रॉन्स क्या लेना है, वैलेंस शेल का ही लेना है। वैलेंस शेल में भी हम अगर बात करोगे तो सोडियम की बात कर रहे हैं, जिसका किसमें प्रेजेंट होता है, 3s1 के अंदर। अब हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मैम L = 0, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, और S है, S के पास क्या है, एक ही ऑर्बिट है, मतलब 0 स्टेट, तो L कैपिटल वाला किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा L के, जो कि 0 है, और विच इज इक्वल टू कैपिटल S। ठीक है, इसी तरीके से अगर इस पे इसकी स्पिन चेक करोगे तो कितनी आएगी, हाफ ही आएगी हमारी। 2s प्लस अगर 1 निकालोगे तो ट्वाइस आ जाएगा इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो आएगी, और उसके बाद हमें L + S निकालो और L - S निकालो, दोनों के कंडीशन में ही, क्योंकि L तो 0 आ रहा है तो प्लस हाफ ले लो या माइनस हाफ ले लो, हमें तो मॉड से मतलब है, तो मॉड की कंडीशन मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड कितना दे रहा है हमें, हाफ दे रहा है, तो इसके लिए जो चीज़ बनेगी, टर्म सिंबल बनेगा, वो 2s हाफ बनेगा। ठीक है, तो ये जो सिंबल्स थे ये हमारे हमेशा ही वेरी करेंगे किसके साथ, जो हमारे हाइड्रोजन में पढ़ते थे। इसी तरीके से मैं L = 1 की बात करूँ तो ये मुझे पता है स्मॉल p को डिनोट करता है हमारा,
L की बात करोगे तो L1 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब 1 आएगा, 1 इज इक्वल्स टू P हो गया। S की बात करोगे, एक इलेक्ट्रॉन है, कितना हो जाएगा हमारा, हाफ आ जाएगी मल्टीप्लिसिटी। हाफ जैसे मल्टीप्लिसिटी लिखोगे क्या आ जाएगा, 2s प्लस 1 इज इक्वल्स टू हमारा 2 आ जाएगा। अब L प्लस एस और L माइनस एस की कंडीशन लिखनी है, क्या हो जाएगा, L अगर हम बात करें तो 1 है हमारा, S हाफ है, ठीक है, तो 3/2 आ जाएगा और यहाँ से जो है वो 1 माइनस का हाफ इज इक्वल्स टू हाफ आ जाएगा। तो दो कंडीशन आ जाएगी हमारी, 2p 1/2 और 3/2। इसी तरीके से अगर हम हमारी बात करेंगे किसकी, L इज इक्वल्स टू 2 की, तो 2 के लिए जो आता है वो 2d 3/2 और 5/2 आएगा। L इज इक्वल्स टू 3 के लिए हमारा 2f आएगा, 5/2 और 7/2 आएगा, ठीक है। ये हम हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में भी पढ़ चुके हैं कि इनकी कैलकुलेशन नहीं बता रही हूँ, हम टर्म सिंबल आता है हम निकाल सकते हैं उससे इसकी कैलकुलेशन वाली पार्ट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि मैम इसका स्पेक्ट्रा कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है। तो आ जाओ अब इसकी स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। तो देखो ये कुछ लाइंस मैंने बना रखी है पहले से, है ना। हमें सिर्फ इसके अंदर अब क्या चेक करना है, स्पेक्ट्रा चेक करना है। बनाना भी सिखा देती हूँ कैसे बनाना है, कुछ नहीं करना। हमें ये पता है कि एलएस कपलिंग के कारण, देखो हमें ये पता है कि मैम एलएस कपलिंग के कारण जो था हमारा लाइंस स्प्लिट हो रही है, तो हमें 2 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है, मोर देन 2 भी मिल सकती है, वो डिपेंड करेगा हमारे कंडीशन के ऊपर। तो मैंने ये बोला था कि एक हाफ में बनाते, एक 3/2 बनाते, ये हायर में जाएगी और ये लोअर में जाएगी। सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, हमारा स्प्लिटिंग करनी है एल्कली मेटल के स्पेक्ट्रा के अंदर। लेकिन अब इसमें क्या होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि कहीं ना कहीं हमारे एनर्जी लेवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डिफर करते हैं, इसके अंदर एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा और एल्कली के अंदर केवल मेजर डिफरेंस यही क्रिएट होता है कि वहाँ पे एनर्जी डिफरेंस बहुत होती है। अब जब वहाँ पे एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इसी वजह से हमने जो है उनको अलग अलग बनाया है, ठीक है। तुम उनको एक में भी बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उनको जो स्पेक्ट्रा हमें निकलता है वो हम अलग अलग वे के अंदर भी हम बना सकते हैं। अब कैसे बनाया, तो देखो सबसे ज़्यादा लोअर एनर्जी में कौन मिलेगा हमारा, हमें पता है 3s मिलेगा हमें, ठीक है। ठीक है, 3s है। 3s के बाद अभी बात करी थी कौन मिलता है हमें, 3p मिलता है। 3p के बाद 4s मिलेगा। 4s के बाद हमें क्या मिलता है, 4d मिलता है। फिर हमें 4p मिलता है, फिर 5s मिलता है, फिर 5p, फिर 4d, फिर 5p। तो जो एनर्जी ऑर्डर हमारा जाता है उस अकॉर्डिंग हमें केवल क्या करना है, हमारे लाइंस को सेट करना है। अब उस लाइंस में भी हमारे देखो 2 कंडीशन और मिलेंगी। ये देखो मैंने एक लिखा है s हाफ है, केवल एक ही लाइन मिलती है, तो ये सारी एक ही लाइन की हो जाएंगी। p 3/2 एंड p हाफ के अकॉर्डिंग हमें मिलेगी। तो हमें ये पता है p हाफ हमारा लोअर एनर्जी में रहेगा और p 3/2 हमारा हायर एनर्जी में रहेगा, क्योंकि स्पेक्ट्रल लाइन जब हम बताते हैं तो हाफ वाली हम लोअर एनर्जी में बताते हैं और उसके ऊपर वाली हम ग्रेटर एनर्जी में बताते हैं। तो लिखने में क्या होता है कि ग्राफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, स्पेक्ट्रा इसीलिए नहीं लिखा है, वरना हम यहाँ पे जो है कंडीशन लिख सकते हैं, ये हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ है, ये हमारी 3/2 है, ये हमारी 3/2 है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, इसीलिए हम इन चीज़ों को नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं। इसीलिए हमने ऊपर ये लिख दिया है 2p 3/2, 2p हाफ, 2d 5/2। देखो 5/2 मैंने हायर एनर्जी में बनाया, देन 2d 3/2 मैंने लोअर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया, ठीक है। हायर टू लोअर जा रहे थे, 3/2 5/, यहाँ पे इट्स 7/2, ठीक है, 7/2 और 5/2। यहाँ पे आके अगर देखोगे तो F2 है, वो दोनों के दोनों हमारे डीजनरेट के अंदर आ चुके हैं। इसका मतलब जैसे जैसे हायर एनर्जी में जाओगे वैसे वैसे डीजनरेसी बढ़ती जाती है हमारी। अब बात करते हैं हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस को कैसे ड्रॉ करोगे। तो अभी तुमने सिलेक्शन रूल देखा कि del n तो कुछ भी हो सकता है, एनी इंटीजर होता है। del l जो होता है वो ±1 की कंडीशन आती है। और अगर हम हमारे बात करेंगे किसकी,
डेल जे। अब जे क्यों लेना कंसिडर है, क्योंकि भाई यहाँ पे हमारी वैल्यूज आ रही है ना जे की, तो जे तो लेना पड़ेगा, क्यों नहीं लेंगे जे को, जे तो लेंगे, है ना। अब हमने जे ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और जे क्या कहता था, 0 से +-1। सिलेक्शन रूल वही है जो हाइड्रोजन में पढ़ते आते थे, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला, S से P, या हम इसका सीधा ट्रांसमिशन वाला बना देते, एक तो हम वो पढ़ ही चुके उसका एब्जॉर्प्शन वाला, तो यहाँ पे हम बदला देते हैं हमारे ट्रांजिशन वाले। तो देखो क्या होगा, P2S, यही बोलता था प्रिंसिपल स्पेक्ट्रा हमारा कि P से S आता है। तो ये मुझे बताओ ये कौन सा था हमारा, 3/2। क्या 3/2 से 1/2 पॉसिबल है? हाँ मैम पॉसिबल है, क्योंकि चेंज कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। इसी तरीके से क्या 3/P से हाफ पॉसिबल है? हाँ मैम पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि 0J का आ रहा है। तो इन दोनों को मिला के जो हमारी सीरीज बनती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डबलेट। अब देखो एक ही से हमें 2 मिला, वहाँ पे P से हमें एक ही मिल रहा था क्योंकि J में स्प्लिटिंग नहीं हुई थी अब तक LS कपलिंग के कारण, लेकिन जैसे यहाँ कपलिंग हो गई तो एक 3P से 3S तक जाने में हमें 2 लाइंस मिल रही हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं हमारा प्रिंसिपल डबलेट। क्या हो जाएगा ये हमारा प्रिंसिपल डबलेट। नेक्स्ट हम बात करें तो देखो नेक्स्ट क्या है हमारा कि नेक्स्ट जो ट्रांजिशन था वो कहाँ से होता था, शार्प लाइन सीरीज मिलती थी। शार्प लाइन में हम जाते थे S से P। आ जाओ भाई, S से P कहाँ जा रहे थे, यहाँ पे जा रहे थे। S क्या है तुम्हारा, हाफ है ना, S क्या है हमारा, हाफ है। विद स्केल और अच्छे से तुम लोग बना सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हाफ से 3/2 गए, हाँ पॉसिबल है, 1 का चेंज आ रहा है। इसी तरीके से हम 3S से कहाँ जा सकते हैं, 3P के अंदर भी जा सकते हैं, सॉरी 4S से हम 3P के अंदर भी जा सकते हैं। यहाँ पे भी हमें क्या मिला है, हमारा डबलेट मिला है। ये क्या हो जाएगा हमारा शार्प डबलेट। ऐसा नहीं है कि एक ही मिलेगा, सिर्फ मैं इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक एनर्जी लेवल पे हमें 2 लाइंस दिखेंगी क्योंकि J लेवल्स हमारे स्प्लिट हो गए, इस वजह से मैंने यहाँ पे डबलेट बोला है। कंडीशन ये भी हो सकती है हमारी कि हमें 5S से 3P भी मिले, तो एक 5S से तुम 3P पे भी आओगे तो भी तुम्हें 2 डबलेट मिले, एक डबलेट मिलेगा वहाँ पे, ठीक है, 2 लाइंस तुम्हें वहाँ पे भी दिखेंगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से भी हम हमारे एक बार 3P में आ सकते हैं और यहाँ से एक बार इस वाले 3P पे भी आ सकते हैं। तो डबलेट कंडीशन क्या है कि एक ही एनर्जी लेवल से हमारे 2 J लेवल्स के ऊपर स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट लाइन की, तो शार्प के बाद क्या आता था, डिफ्यूज। डिफ्यूज क्या था, D से शुरू हो रहा है, D से कहाँ हो गए, P के पास ही आना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। D से F तो जा नहीं सकते हायर एनर्जी के अंदर, तो D से P लोअर एनर्जी मिलेगा। अब लोअर एनर्जी देखो तो 3D से 3P मिलेगा, तुम्हें मिलेगा। जब हमें 3P मिलेगा तो हम यहाँ पे जब इसको ड्रॉ करोगे तो 3D से 3P कौन से वाले में आए, तो ये 3D था 5/2 है ना, और ये है तुम्हारा हाफ। क्या ये ट्रांजिशन पॉसिबल है हमारा, नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो ये वाला ट्रांजिशन तो हमारा होगा नहीं। अब कौन सा पॉसिबल है, तो देखो 3D से तुम यहाँ पे इसके पास तो आ ही सकते हो, 3/2 के पास, 5/2 से 3/2 तो आ ही सकते हैं, क्यों, क्योंकि चेंज तो कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है हमारा, ठीक है। इसी तरीके से 3D के 3/2 से अब कहाँ आ सकते हो तुम, इसके 3/2 से 1/2 के ऊपर आ सकते हो, ठीक है। तो ये जो 2 लाइंस मिलेंगी ये तुम्हें मिलेंगी हमारे डिफ्यूज्ड डबलेट। डिफ्यूज्ड डबलेट। तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि कहाँ से हमारा ट्रांजिशन हो रहा है,
ठीक है। तो हम 3D से यहाँ पे भी आ सकते हैं, 4D से भी आ सकते हो, क्योंकि 4D का 3/2 कहाँ देगा तुम्हें, 1/2 के ऊपर भी आ सकते हो। इसी तरीके से 4D का 5/2 हमारा हमें 3/2 के ऊपर भी मिल सकता है, चेंज क्योंकि 1 का आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हमें 2 डबलेट मिल रहा है, एक ही 3D लेवल से हमें 3P के अंदर हमारा ये जा रहा है। देखो ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे चेंज मिल रहा है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे ट्रांसमिशन है वो 1 से 2 में भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे तो ऐसी था ना, हमारा 1 में स्प्लिटिंग थी, इसीलिए यहाँ पे 2 भी है तो 2 में भी हमारा डबलेट ही हमें मिलेगा। ठीक है, अब बात करें हमारी लास्ट जो बचती है, लास्ट क्या आता है हमारा, लास्ट जो बची वो कौन सी बची हमारी, फंडामेंटल। फंडामेंटल में F से D जाना है हमें, है ना, यही था हमारा फंडामेंटल। आ जाओ यहाँ पे और एक बार देख लो, देखो ये रही F से D, D से P। ठीक है, अब यहाँ पे आए, क्या बोला, F से D आना है। D 7/2 से कौन से वाले पे आ गया, 5/2 के ऊपर, ये हो गया, है ना, क्योंकि 7/2 माइनस 5/2 करोगे, चेंज कितने का आएगा, 1 का चेंज आएगा। इसी तरीके से 5/2 से अब कौन से वाले पे आओगे, D 3/2 के ऊपर, तो ये भी 2 मिले हमें, एक ही 4F लेवल से जा रहा है ना, स्प्लिटेड से, तो ये मिलता है हमारे फंडामेंटल डबलेट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये लेवल्स मिलते हैं। जरूरी नहीं है जो लाइंस मैंने बनाई है वही ड्रॉ करनी है, यहाँ पे क्या अलग अलग पेन से इस्तेमाल करो, और कॉपी के अंदर थोड़ा इजी काम हो रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड डेटा जा रहा है, इसीलिए मैंने 1-2 लाइन से ही बताया है, वरना हम अगर जैसे प्रीवियस डायग्राम में हम देख रहे थे यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे जैसे बहुत अच्छे से ये बना रखा है ना, इसने सारी लाइंस हमें दिख रही है अच्छे से, तो हम इतनी सारी लाइंस को भी दिखा सकते हैं। ये जो इतनी सारी ये लाइन दिखा रही है ना कि 4-5 इसमें, 4-5 इसमें, 4-5 इसमें, तो ट्रांजिशन हमारे होंगे, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बस हमें क्या देखना है, हमें इतना ही देखना है कि हमारे डबलेट कौन कौन से मिलेंगे। वहाँ हमें लाइन से सिंगलेट के फॉर्म में मिल रही थी, यहाँ हमें डबलेट मिल रहा है। डबलेट क्यों मिल रहा है, बिकॉज ऑफ एलिस कपलिंग। एलिस कपलिंग के कारण जो है हमारे मोमेंटम जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है। जे हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम है, जिसकी वजह से एल और एस जो होता है वो कपल करते हैं और एक रिजल्टेंट हमें देते हैं। अब वो रिजल्टेंट हमारा लोअर एनर्जी में भी हो सकता है और हायर एनर्जी में भी हो सकता है। हम हमेशा यही करते हैं कि जब हायर और लोअर की हम बात करते हैं तो हमारे दोनों तरीके से हमारे एनर्जी लेवल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा पूरी बातें ख़त्म, है ना। अब एक और टॉपिक ले लेते हैं ये कि भाई मैम आपने इतना तो हमें ये करवा दिया स्पेक्ट्रा। ठीक है, देखो अगर हमें यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना हो कि हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो सिर्फ हमें इतना ही जानना है कि ये स्पेक्ट्रा आना चाहिए, लाइंस के बारे में पता होना चाहिए, हमें स्प्लिटिंग के बारे में पता होना चाहिए, एलिस कपलिंग कैसे हो रही है, एलिस स्प्लिटिंग कैसे हो रही है। अगर वो चीज़ें पता है, वो हमें डेटा याद है, तो हम हमारा आराम से इस डेटा को हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। ठीक है, अब जो अगर हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे तो मैं एक और चीज़ बता दूं कि हमारी एटॉमिक स्पेक्ट्रा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ना। यहाँ पे हम देखो जो मेन थे, हाइड्रोजन पढ़ लिया, सोडियम पढ़ लिया, सोडियम मैंने बता दिया। बात करोगी कि मैम अगर हमारे पास गलती से किसी और का स्पेक्ट्रा आ जाए तो हम क्या करें, सवाल आएगा ना, तो हम बताते हैं क्या करेंगे। हमें सिर्फ इतना करना है, अगर हमारे पास गलती से चेंज आ जाए, चेंज कैसे आ जाएगा कि मैम हमारे पास कोई सपोज करो लिथियम आ जाए, है ना, लिथियम क्या था हमारा 2s1 था। अब 2s1 में क्या काम करोगे, एनर्जी लेवल्स वही तुम्हें किससे ड्रॉ करने हैं, हमारे जो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होता है सबसे नीचे लेवल के ऊपर क्या ड्रॉ करना है तुम्हें, 2s के बाद तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जाओगे, 3s बाबा के पास, 3s के बाद किसके पास जाओगे, 3p के पास, 3p के बाद किसके पास जाओगे, 4s के बाद, 4s के बाद किसके पास जाओगे, 3d के पास। ठीक है, तो इस तरीके से फिर क्या जाओगे 4p के पास, फिर इसी तरीके से यहाँ पे क्या जाओगे तुम 4d चल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये एनर्जी लॉ ऑर्डर मैंने हमेशा कहा है किसके बिहाफ पे जाएगा एनर्जी लॉ ऑर्डर,
इसके अकॉर्डिंग 4s के बाद 3d के बाद 4p और 4p के बाद कौन जाएगा हमारा 5s। ठीक है, 5s के बाद भी देख लेते हैं, 5s के बाद फिर 4d और फिर 5p आ रहा है। अरे यार, ये रहा इधर। ठीक है, तो अब हमें कहाँ चलना है, ये था हमारा क्या 3d के बाद जो होता है हमारा 5s। ठीक है, 5s के बाद 4p आ रहा था हमारा, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 5s। ठीक है, फिर हमारा 4p आ रहा है, फिर 4p के बाद जो है वो हमारा ऐसे करके कुछ 4d आएगा, 4d के बाद तो जितने लेवल्स तुम बनाओगे उस अकॉर्डिंग हमें जाना है। 4p के बाद फिर fb आएगा, है ना, तो यहाँ से इस तरीके से हमें ये लेवल्स क्रिएट करते जाने हैं। लेवल्स कौन कौन से क्रिएट करोगे, 0 का, 1 का, है ना, उसके बाद L = 2 का और L = 3 का। तो अब जैसे मैंने ये D इधर बनाया है तो हम यहाँ पे कहाँ बना देंगे इसको, D को इधर आ जाएगा हमारा D, है ना। तो इस तरीके से दूर दूर हमारा स्पेक्ट्रा बनाना है। उसके बाद लिथियम के अंदर भी वही लाइंस मिलनी है हमें जो कि हमारे सोडियम के अंदर मिलती थी। तो हमें सिर्फ इतना पता है कि मैम S से P मतलब P से S जाना है हमारे, तो डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन में क्या मिलेगा, प्रिंसिपल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कहाँ चले हम, शार्प लाइंस के ऊपर। शार्प लाइंस कहती है बेटा S से P आ जा, ले भाई 4s से 4p आ जा, ये मिल जाएगी शार्प की। उसके बाद बोला जाता है D से P आ जाओ, D से P क्या मिल जाएगा, डिफ्यूज। और उसके बाद F से D आ जाओ, क्या मिल जाएगा, फंडामेंटल। तो बस याद क्या करना है, एनर्जी ऑर्डर याद करना है। दूसरी बात वैलेंस शेल याद करना है। वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर भी लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे हमने बात की थी हमारे लिथियम की, लिथियम में 2s होता है, सोडियम के अंदर हमारा 3 जाता है, पोटेशियम में 4। इस तरीके से हमें लाइंस को क्रिएट करना है। हमें लास्ट जो है हमारा वैलेंस शेल यहाँ पे लिखना है। फिर हम 1s 2s ये सारा नहीं बताएंगे, सिर्फ वैलेंस शेल से ये कहानी चलेंगी। और फिर उसके बाद हमें ये हमारे इस स्पेक्ट्रा को हमारे एनर्जी लेवल्स के डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाना है। एनर्जी लेवल्स किस अकॉर्डिंग जा रहे हैं वो समझा ही चुकी हूँ, 1s 2s ऐसे लिख के देख लेना एक बार, एनर्जी लेवल डायग्राम, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए बता रही हूँ, एक बार लिख लो, ताकि क्या होगा, हमें एनर्जी लेवल्स का ऑर्डर पता लग जाएगा। जैसे ही वो ऑर्डर पता लगता है वैसे के वैसे हमें ये एनर्जी लेवल्स ड्रॉ कर रहे हैं। आई होप कि अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत तो मैंने हमेशा यही बोला है, मेहता की वेबसाइट पे नोट्स अवेलेबल है, नोट्स चेकआउट कर सकते हो। समझने वाला पार्ट यहाँ पे तुम समझ लेते हो, ठीक है। थ्योरी इतनी होती है कि वी कांट डिक्टेट, और हम नहीं लिखवा सकते ना इतनी थ्योरी को इधर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो और वैसे भी हम क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है कि लिख के लेकर आ रहे हैं, पहले ऐसा काम हो रहा है, अगर वो चीज़ होती तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये है कि हमें केवल चीज़ों को यहाँ पे समझना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी बात चर्चाएँ करेंगे वो चर्चाएँ करेंगे हम हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं, मॉलिक्यूलर पे पहले। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर, जिसके अंदर हम हमारा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा देखेंगे, हम हमारा फ्रैंक-कोडन प्रिंसिपल देखेंगे, वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस देखेंगे, और हर एक यूनिट को हम डिटेल से, चैप्टर को हम डिटेलिंग से करते हुए चलेंगे। सो थैंक यू।